जय हिंद बालकों, आप लोगों का वेलकम है, हमारी क्लास में स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन को डील करने वाले हैं जिसे हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। मैं जब कैनिज़ारो की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री में खासतौर से ऑर्गेनिक में ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपका आईआईटी का, नीट का, ओलंपियाड का पेपर बनता है तो जो भी पेपर बनाने वाला है वो कम से कम इस टॉपिक को तो इग्नोर नहीं कर सकता। इस टॉपिक को वो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकता। उसकी पूरी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ इस रिएक्शन से पूछा जाए। इस लेक्चर में हम इस रिएक्शन का बिल्कुल हिस्टोरिकल लेवल से लेकर के जो आज का एडवांस लेवल है उसको पूरा का पूरा डील करेंगे, स्टेप वाइज टॉपिक्स में डील करेंगे। आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के बैठेंगे, पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे, लेक्चर के हर एक पॉइंट को नोट करते जाएंगे और फिर तब तक आप नहीं उठेंगे जब तक कि लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता। और अगर कोई बात इस लेक्चर में नहीं पकड़ में आती तो आप इसी लेक्चर को दोबारा से देखेंगे। हाँ, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड का ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको एक्सप्लेन करने में हम थोड़ा सा जीओसी का भी सहारा लेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का भी सहारा लेंगे, जिसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब का यूज होगा। तो निश्चित तौर पे अगर हम इस लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं तो आप जीओसी क्रॉस कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे, एप्लीकेशन कर चुके होंगे। तो अब मुझे इस चीज को इस रिएक्शन में दिखाना है, चलेगा। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को जो पढ़ने का हमारा सीक्वेंस होगा वो ये कि कैनिज़ारो क्या है, फिर कैनिज़ारो रिएक्शन जो है कितने टाइप की होती है, क्रॉस कैनिज़ारो क्या है, इंटरनल कैनिज़ारो क्या है, कैनिज़ारो की मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से स्टेप इसकी मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, इसका एप्लीकेशन हम किस तरीके से क्वेश्चंस में करेंगे, क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और आईआईटी वगैरह में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम इस क्रम को इस रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, आपका फॉलो करेंगे। चल जाएगा, शुरू करें। आप कनेक्ट हो चुके हैं, आप पेन पेपर लेकर के बैठ गए हैं, आपने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट दाएं बाएं जो कुछ भी है उसको बंद कर दिया है और पूरी तरीके से इस रिएक्शन को समझने के लिए फोकस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कैनिज़ारो रिएक्शन को देखें तो यहां पर सबसे पहली बात आती है कि कैनिज़ारो रिएक्शन है क्या। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में जो कि नॉन एल्डोलाइजेबल एल्डिहाइड्स होते हैं, स्पेशली हम एल्डिहाइड्स की बात करते हैं जो कि एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। अगर उनको स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ करीब करीब 40 से लेकर के 60-70% तक एल्कली होती है, उसको अगर हम 2 से 3 घंटे बॉयल करते हैं तो ऐसी स्थिति में एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्ट में कन्वर्ट होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कैनिज़ारो कहते हैं। एक्चुअल में था क्या कि ओल्ड टाइम में, किस्सा यहां से शुरू हुआ कि ओल्ड टाइम में हम फॉर्मिक एसिड बनाना चाहते थे, लेकिन फॉर्मिक एसिड के बनाने में दिक्कत ये आती थी कि फॉर्मल्डिहाइड को जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता था वो बजाय फॉर्मिक एसिड में रुकने के उसको CO2 में बदल देता था। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर बड़ी प्रॉब्लम थी इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो एक बड़ा ही मिरेकल रिएक्शन उस समय पाया गया कि फॉर्मल्डिहाइड को जब बेंजल्डिहाइड के साथ स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में हीट किया गया तो फॉर्मेट बन गया और ये फॉर्मेट एसिडिफिकेशन पर किस में चेंज हो गया, फॉर्मिक एसिड में। इवन बेंजल्डिहाइड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये रिएक्शन हमको मिली थी। तो इस रिएक्शन के माध्यम से ओल्ड टाइम में हम फॉर्मिक एसिड बनाया करते थे, इसलिए इंडस्ट्रियल स्केल पर पुराने समय में इसका बड़ा यूज है। आज तो खैर बहुत सारे रीजेंट हैं जिनकी सहायता से हम लोग फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन पुराने समय में इसी मेथड से बनाया जाता था। सो कैनिज़ारो उस समय से ही पॉपुलैरिटी में मौजूद है। होता क्या इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में होता यह है कि हम एल्डिहाइड को खास तौर से
जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। आप देखें यहाँ मैंने इस बात को क्लियर किया है कि हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर उसको हम स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ या अल्कलाइन सोल्यूशन जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो काफी कम है, तो ज्यादा देर तक बॉयल करना पड़ेगा आपको, करीब करीब 40 से 70% कंसंट्रेटेड एल्कली होता है। तो इसको जब हम बॉयल करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है। कैसे पता? एल्डिहाइड में जरा आप यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देखें। नो अल्फा हाइड्रोजन के लिए चाहें तो आप यहाँ हाइड्रोजन सीधे लगा दें, सीधे हाइड्रोजन लगा दें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। और जब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन पर बना है। और ये रिड्यूस प्रोडक्ट हुआ क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जाने पर घटा हुआ है। क्योंकि सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, एक ही मैटर का मॉलिक्यूल लिया हमने, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे, या फिर आप इसको स्पेशल रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। चलेगा। इस रिएक्शन में मैं आपको बता दूं, अगर एल्कली का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम रहेगा तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, और यही एल्कली का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर को क्या करेगी? आपका फॉलो करेगी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो कैनिजारो है, कैनिजारो होने की भी अपनी शर्तें हैं। 2 शर्त इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएगी। पहली शर्त कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए एल्डिहाइड्स में। दूसरी शर्त कि ये एल्डिहाइड ही होना चाहिए, कीटोन नहीं होना चाहिए। चलेगा। एक्सेप्शन वगैरह कुछ एक आध दो मौजूद हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन मेजॉरिटी इन 2 कंडीशन को फॉलो करती है। पहला एल्डिहाइड और दूसरा नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ एक बात और भी आती है कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो मैं कहता हूं कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ध्यान रहे sp2 नहीं, sp नहीं, sp3। sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन जो होती है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। चलेगा। जैसे मैं अपनी बात को रखूं कि कंडीशन फॉर कैनिजारो, कंडीशन फॉर कैनिजारो, 2 कंडीशन स्ट्रिक्टली फॉलो होगी। पहली, कंपाउंड शुड बी एल्डिहाइड। एक आध 2 एक्सेप्शन हैं, लेकिन उनमें कुछ विशेष वजहों से आपको कैनिजारो मिलता है। जैसे अगर मैं आपके सामने ये कंपाउंड रख दूं तो आप ये कहोगे कि सर ये डाइकार्बोनिल में ये कीटोनिक ग्रुप है तो इसको नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं यहाँ ये एल्डिहाइड है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये क्या देता है? कैनिजारो देता है। ध्यान रहेगा। तो ये कीटोन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये एल्डिहाइड की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंपाउंड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, कंपाउंड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन। यहां ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन की बात की जाए। कहने का मतलब जो भी ये एल्डिहाइड है इससे लगा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, और अगर कम से कम एक हाइड्रोजन रख लेगा तो रिएक्शन नहीं देगा। ये तभी देगा जब यहां हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप मौजूद हो, ए अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, अदर देन हाइड्रोजन। चलेगा। लेकिन वो केमिस्ट्री ही क्या जिसमें कि कुछ एक्सेप्शन ना हो,
तो जरा हम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस की बात कर लें, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस की बात कर लें जो हमारी इन बातों को नहीं मानेंगे। चलेगा, सबसे पहले आता है, आप कहेंगे आइसोप्रोपाइल ब्यूटाल्डिहाइड। ये भाई फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसे तो नहीं देना चाहिए कैनिज़ारो रिएक्शन, लेकिन ये देता है। चलेगा, दूसरे एक्सेप्शन पर आते हैं। जो दूसरा एक्सेप्शन है हमारा, दूसरा एक्सेप्शन आप क्लोरल हाइड्रेट को ले सकते हैं। ये बताओ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मौजूद है, लेकिन क्या इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, तो इसको तो देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देता है। और क्यों नहीं देता है? क्योंकि क्लोरल हाइड्रेट जो है या CCl3CHO जो है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है और उस पर ये बनाता है हैलोफॉर्म। अल्कलाइन मीडियम में ये हाइड्रोलिसिस शो करता है और बनाता है हैलोफॉर्म। पकड़ रहे हो? ये हैलोफॉर्म बना देता है। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाती है, ना कि आप कहेंगे कि कैनिज़ारो। इसी तरीके से एक एक्सेप्शन हमारा और भी है, इस बात को लेते हुए एक एक्सेप्शन और है, ध्यान दीजिएगा। अगर कार्बोनिल सेंटर स्टेरिकली बहुत ज़्यादा हिंडर्ड हुआ, जैसे मैं ये कंपाउंड ले लूँ, तो एक बात बताओ, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तब तो ये बहुत अच्छा सबस्ट्रेट होना चाहिए था कैनिज़ारो का, लेकिन ये कैनिज़ारो नहीं देता। ये एक्सेप्शन है, नहीं देता, और न देने का रीजन इसका स्टेरिक हिंड्रेंस है, बहुत बड़े ग्रुप का कार्बोनिल सेंटर पर मौजूद होना है। बोलो भाई, तो बात पकड़ में आ रही? तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन वही स्पेशली एल्डिहाइड देंगे जो कि एल्डिहाइड हो और साथ में क्या रखते हो, आपका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन न मौजूद हो, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया जाए, तभी कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। चलेगा, तो एक सवाल का हक तो बनता ही है कि भाई आप बताओ, कंपाउंड दिया है, कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। चलेगा, तो चलिए तो आपकी स्क्रीन पर ये सवाल है, मैंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को पहले बना लीजिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम दो बातें आप लोगों में चेक कर लेते हैं। एक बात तो आप अल्फा हाइड्रोजन पहचान पा रहे हैं कि नहीं, और बाकी दूसरी बात कि कैनिज़ारो देगा या नहीं देगा। चलेगा ये दोनों ही बातें सवाल के माध्यम से चेक हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इनको दिमाग में बैठा लिया होगा, चेक कर लिया होगा कि कौन देगा या नहीं देगा, क्योंकि कैनिज़ारो होने के लिए केवल दो ही शर्तें हैं। एक शर्त तो ये कि कंपाउंड एल्डिहाइड होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये कि उस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बोनिल ग्रुप को लेकर के नहीं होना चाहिए, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो कैनिज़ारो शो करेगा कि नहीं करेगा? पहुंच गए सब लोग? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये रहा, इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन है, ये नहीं है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन कभी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। चलिए दूसरा आते हैं बेंजल्डिहाइड पर। बेंजल्डिहाइड में अगर आप ध्यान से देखें तो ये व्यवस्था दिखाई पड़ती है ऐसे। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन इस कार्बन को ध्यान से देखो,
ये कार्बन पहले तो sp2 हाइब्रिडाइज है और साथ में नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं और sp2 हाइब्रिडाइज है। कब कैनिजारो नहीं होती? जब ये sp3 हाइब्रिडाइज होता और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एक होती, तब कैनिजारो नहीं होती, यानी बेंजाल्डिहाइड कैनिजारो देगा। अब तीसरा, अच्छा, इस तरीके से सवाल पूछने का एक प्रॉफिट है कि हम इस माध्यम से ये भी चेक कर लेते हैं कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता भी है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले इसलिए मैंने नाम देकर के पूछा, जिनको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा फिर वो आगे क्या प्ले करेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे एसिटोफिनोन ले लिया है, तो एसिटोफिनोन हम इस कंपाउंड को कहते हैं ये। अब पहली बात तो ये कीटोन है नहीं होगा, दूसरी बात अल्फा हाइड्रोजन है नहीं होगा, तो एस्टोफिनोन इस रिएक्शन को नहीं देता है। अब हम आते हैं बेंजोफिनोन पर, तो बेंजोफिनोन का ये स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। तो बेंजोफिनोन देगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? रिएक्शन एल्डिहाइड की है और ये क्या है आपका? कीटोन है। साथ ही साथ इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर ये कीटोन है, इस वजह से रिएक्शन नहीं होगी। आगे बढ़ते, एक लड़के ने पूछा कि सर क्या दिक्कत होती है, कीटोन क्यों नहीं रिएक्शन देता है? मैं कहता हूं कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप हिस्टोरिकली बड़ा हिंडर्ड होता है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक ही नहीं कर पाता है, स्लो अटैक होता है, तो रिएक्शन होने के चांसेस बड़े पुअर होते हैं। अब एक्रिल एल्डिहाइड पर आते हैं, एक्रोलीन पर आते हैं। तो एक्रिल एल्डिहाइड हम इस कंपाउंड को कहते हैं एक्रोलीन या एक्रिल एल्डिहाइड, इसको कहते हैं। तो ये देखो भाई, एल्डिहाइड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, अल्फा कार्बन है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। इस पर तो हाइड्रोजन है, पर जरा समझना ये हाइड्रोजन sp3 पर नहीं sp2 पर है। तो एक तरीके से आप मान के चलिए इसके होने का कोई मतलब ही नहीं है, ना के बराबर है, यानी ये रिएक्शन देगा। ये एक्रोलीन वही कंपाउंड है जो कि ग्लिसरॉल को KCSO4 के साथ रिएक्ट करा करके हम बनाते हैं। अब आइए जरा सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। तो सिनेमल्डिहाइड हम इस कंपाउंड को कहते थे, ये देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा। क्यों? एल्डिहाइड है और इसके अल्फा कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज होता तब इस हाइड्रोजन का कोई मतलब था, लेकिन ये अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। मैंने कहा था कि कैनिजारो रिएक्शन देने के लिए दो शर्तें हैं, सबसे पहले कि इसमें एल्डिहाइड होना चाहिए और दूसरी अल्फा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो वो ना रखने के ही बराबर है, यानी ये भी शो करेगा। अगला अगर मैं क्रोटेन एल्डिहाइड की बात करूं तो यही बेंजीन रिंग की जगह पे मेथिल ग्रुप होता है। अब बताओ ये शो करेगा कि नहीं? कैनिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ भी अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन तो है, पर वो हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे नहीं है, यानी इनडायरेक्टली इसका ना ही मतलब है। तो ये रिएक्शन को शो करेगा क्योंकि इस हाइड्रोजन की वजह से कोई हिंड्रेंस नहीं होने वाला है। नॉन एल्डोलाइजेबल ये आपका एल्डिहाइड है। चलिए अब बाकी आते हैं, बाकी में तो स्ट्रक्चर बना है ना। आठवें वाले में बताओ शो करेगा कि नहीं करेगा? ये नहीं करेगा। क्यों भाई? अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और अगर मौजूद है तो ये एल्डोलाइज हो जाएगा और ये रिएक्शन को शो नहीं करेगा। नवा में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ना ये एक्सेप्शन है, ये शो करेगा, सॉरी ये शो नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन है। ये बजाय कैनिजारो देने के ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को देता है, याद है। इसी तरीके से हम अगले वाले पर आए तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन आप देख रहे हैं, यहाँ मेथिल मौजूद है, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं। दोनों शर्तें सेटिस्फाइड हो गई, इसलिए ये शो करेगा।
इस वाले पर आ जाओ, 11 वाले पर आ जाओ। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर। तो ये तो एल्डोलाइजेबल मतलब एल्डिहाइड हो गया। तो इसकी ये दूसरी शर्त जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था वो है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। अब हम 12वें पर आते हैं। यहां पर देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है क्योंकि यहाँ कोई वैलेंसी अगर नहीं है तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेगी। ये अल्फा कार्बन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कैनिजारो शो करेगा। अगला आ जाओ, इसे तो तुम पहचानते ही हो, ये है ग्लाइऑक्सल, वैलेंसी सेटिस्फाइड करो। इन दोनों में किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है पर sp3 पर नहीं है, इसलिए नॉन एल्डोलाइजेबल एल्डिहाइड है, तो ये कैनिजारो शो करेगा। चलेगा। अगर यही sp3 हाइब्रिडाइज पर हाइड्रोजन होता तो नहीं शो करता, लेकिन ये चूंकि sp2 पर है तो उसको अल्फा हम नहीं मान करके चलते हैं, इस रिएक्शन के लिए एल्डोलाइजेबल नहीं मान करके चलते हैं, तो ये शो करता है। नेक्स्ट आइए भाई, ये एल्डिहाइड, ये अल्फा है, ये नहीं है, तो ये शो करेगा। इसी तरीके से आते हैं हम लोग 15 वाले पर। ये याद करो, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो कायदे से इसे रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये हमारा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनली रिएक्शन देता है। चलेगा। अगला वाला आइए, ये फिर हमने एल्डिहाइड लिया, लेकिन यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नहीं देगा। 17 पे आइए, ये तो भैया कीटोन है, और कीटोन क्या नहीं देते, कैनिजारो नहीं देते। 18 में आइए, यहाँ पर ये भी तो कीटोन है, ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है, तो ये देता है इसकी वजह से, ना कि इसकी वजह से। 19वां आइए, 19वां आइए, ये रहा आपका एल्डिहाइड, ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या ये कैनिजारो देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर मौजूद है। चलेगा। औकात में नहीं आना है कि स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, हमें अपने कंसेप्ट पकड़ रखनी है। 20 नंबर पर आइए, ये देगा कि नहीं देगा? ये बिल्कुल देगा, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं देता है। तो न देने का रीजन स्टेरिकली हिंडर्ड होना है, स्टेरिकली हिंडर्ड होना है। चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबस्ट्रेट को देख करके अब ये पहचान लोगे कि ये कैनिजारो देगा कि नहीं देगा। अब यहां से दो बातें आती हैं, अगर कैनिजारो देगा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, और दूसरी बात ये आती है कि कैनिजारो रिएक्शन कितने टाइप की होगी। चलेगा। चलिए इसको डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट और कैनिजारो के टाइप पर बात करें तो बड़ा ही सिंपल है कि अगर एक ही टाइप का नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड लेते हैं तो 50 to 60% अल्कली आप लीजिए और इसको बॉयल करिए करीब 2 to 3 आवर्स। 2 to 3 आवर्स। याद रहे, अगर अल्कली का कंसंट्रेशन घटेगा तो ये बॉइलिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा। चलेगा। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनाएगा जो कि अल्कलाइन मीडियम में सॉल्ट में तब्दील होगा, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाएगा। चलेगा। ये बना हमारा प्रोडक्ट, यानी एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। तो ये तो सिंपल कैनिजारो थे, और सिंपल कैनिजारो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन का। डिसप्रोपियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए, अगर हम
फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और अल्कोहल बनेगा, यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज तो दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस। यही अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लें तो जो बेंजल्डिहाइड है सिमिलर कंडीशन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम बेंजोएट देगा तो दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के बेंजाइल अल्कोहल देगा। चलेगा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चूंकि एक ही मैटर के मॉलिक्यूल यूज किए जा रहे हैं, सो ये सिंपल कैनिजारो है और डिसप्रोपियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन जरा ध्यान दें, कैनिजारो को हम दो अलग टाइप में बांट सकते हैं, जिसमें हम क्रॉस कैनिजारो और इंटरनल कैनिजारो भी कहते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले आए क्रॉस कैनिजारो, तो क्रॉस कैनिजारो में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। क्रॉस कैनिजारो में सबसे पहली बात याद रखिएगा, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेंट, और किस कार्बन पे? sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन पे। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स, ये शर्त है, तब हमको मिलेगा क्रॉस कैनिजारो। इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटर इसलिए मैं बोल रहा हूं, ईआर में इसलिए बोल रहा हूं कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात होगी। जैसे अगर मैं यहां पर बेंजल्डिहाइड ले लूं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड को ले लूं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 50% कंसंट्रेटेड NaOH, और फिर मैं इसको बॉयल कर दूं तो ध्यान रहे यहां मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, लेकिन फिर भी आप मेजर प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर कैनिजारो में कहीं भी मौजूद है तो वो ऑलवेज सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, ऑलवेज सॉल्ट। ये एक्सपेरिमेंटली भी डिफाइंड है, डिसाइडेड है इसके बारे में। और साथ में दूसरा, जो भी नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स कहलाती है। एक बात है, लेकिन यहां तो चलिए ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइज होकर के आपका सॉल्ट बनाएगा, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई दूसरा नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड होता तब फिर कैसे? तो ध्यान रहे, इसका एक कंसेप्ट है कि अगर हम क्रॉस कैनिजारो करा रहे हैं तो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड, टर्म ऐसे भी यूज किया जाता है, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड और मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप या मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप चलेगा, या लेस आप कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप या मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड क्या देगा? गिव ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ध्यान रहेगा, गिव ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और यहीं पर अगर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड, तो ये क्या देगा? आपका रिडक्शन प्रोडक्ट। लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड, या हम लोग कहें
या हम लोग कहें कि लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप, डेफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप, ये रिडक्शन प्रोडक्ट देगा, ये रिडक्शन प्रोडक्ट देगा। बोलो भाई, बात पकड़ में है? तो चलिए एक छोटे सवाल पर अपनी इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि आप हमारी इस बात को पकड़ पाए कि नहीं, कि अगर डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ले रहे हैं तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स है और इसमें तय करना पड़ेगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर नॉन अल्फा हाइड्रोजन है उसमें तय करना पड़े तो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड को आप किस में कन्वर्ट करिएगा, सॉल्ट में, और लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करिएगा, अल्कोहल में। चलिए अपनी बात को एक बड़े बढ़िया एग्जांपल से रखते हैं, आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं। एक छोटे से एग्जांपल के अपनी बात को हम रखें। मेरे पास ये बेंजल्डिहाइड है और यहां मैंने लगा दिया मेथॉक्सी ग्रुप, और यहीं पर हमने फिर बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लिया और यहां लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। पकड़ रहे हो? और मैंने कहा कि मैं कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ 50 से 60% कंसंट्रेशन पर बॉयल कर रहा हूं। व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? तो पहली बात तो आप इसे पहचाने कि ये क्या है, आपका कैनिजारो, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब कैनिजारो वो भी दो डिफरेंट टाइप के नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड लिया गया है। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है। भाई बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर आया, ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, पॉजिटिव ये आया तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, सो reactivity increases, that is कार्बोनिल कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ये किधर के लिए बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगा। अभी मैकेनिज्म में हम लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन जरा यहां ध्यान दीजिए, ये मेथॉक्सी ग्रुप -I+R और नाइट्रो ग्रुप की क्या खासियत थी, नाइट्रो ग्रुप की क्या खासियत थी, -I-R। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज है जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा। तो पुश करने का रिजल्ट ये निकलेगा कि ये सेंटर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, तो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी डिक्रीजेस, कार्बोनिल कैरेक्टर डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो ये रिडक्शन प्रोडक्ट में जाएगा। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का मतलब गिव हाइड्राइड आयन, आगे मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। और रिडक्शन प्रोडक्ट का मतलब टेक हाइड्राइड आयन। तो जो भी हाइड्राइड आयन देगा उसका ऑक्सीडेशन, और जो इस हाइड्राइड आयन को लेगा उसका रिडक्शन। तो सीधे हम प्रोडक्ट में अब ये बता सकते हैं कि यहां पर ये पहला वाला मॉलिक्यूल हमारा अल्कोहल में आएगा, जबकि दूसरा वाला मॉलिक्यूल हमारा सॉल्ट में जाएगा। बोलो भाई, तो ये रिएक्शन कहलाएगी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। चलेगा, बढ़ते हैं अगला, जिसे हम लोग
इंटरनल कैनिजारो कहेंगे। बोलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़े आगे चलिए। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, हम लोग इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे। तो भाई इंटरनल कैनिजारो को हम इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स भी कह सकते हैं, कारण कि दोनों ही ग्रुप इंटरनल कैनिजारो दोनों ही नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में होते हैं। तो इंटरनल कैनिजारो का एक नाम और भी होगा इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। याद रहे ये डिसप्रोपियोनेशन यहां नहीं है, और ये कौन देता है? गिवन बाय डाइएल्डिहाइड्स विद नो हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, और उसके बाद कीटोएल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, कीटोएल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन। ये दो लोग दे सकते हैं। जैसे अपनी बात को एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से हम रखें, छोटे से एग्जांपल के माध्यम से रखें। अगर मैं ग्लाइऑक्सल ले लूं, ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया इंटरनल कैनिजारो का। देखिए एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप हैं, हमने कंसंट्रेटेड एल्कली को बॉयल किया, एक से हाइड्राइड निकलेगा और एक पर हाइड्राइड जाएगा, यानी एक ऑक्सीडाइज होगा अगर मैं NaOH लेके चल रहा हूं तो, और दूसरा रिड्यूस होगा। लेकिन सेंटर अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं इंट्रा, और लेकिन ये दोनों सेंटर एक ही मॉलिक्यूल में है, सो इंट्रा, और एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, तो ये कहलाएगा इंटरनल कैनिजारो। इसमें भी हम एक एग्जांपल और लें। एक एग्जांपल हम और ले लें। चलिए भाई, हमने ये एग्जांपल ले लिया। तो यहां कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन ये फिर भी कैनिजारो देता है, क्योंकि यहां नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग क्या है आपका? एल्डिहाइड। तो कंसंट्रेटेड एल्कली लिया, बॉयल करेंगे 2 से 3 घंटा। तो जो मोर रिएक्टिव सेंटर है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, जिसका कार्बोनिल कैरेक्टर ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है, और जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिच होगा वो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट देगा? रिडक्शन प्रोडक्ट देगा। यानी यहां हमारा प्रोडक्ट ये अल्कोहल और ये वाला प्रोडक्ट किस में जाएगा? सॉल्ट में निकल जाएगा। तो ये सब किसका एग्जांपल हो गया? इंटरनल कैनिजारो का। बोलो भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग कैनिजारो के मैकेनिज्म वाले पार्ट पर। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो को, जो कि इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे कंसेप्चुअल पोर्शन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पोर्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब इस रिएक्शन का इंट्रो दिया तो उसी में इस बात को बता दिया था कि कैनिजारो लो कंसंट्रेशन एल्कली पर थर्ड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है, जबकि हाई कंसंट्रेटेड एल्कली के केस में ये फोर्थ ऑर्डर को फॉलो करती है। चलिए देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। सपोज करिए मैंने एक नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड को ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर के ही अपनी बात को हम रखते हैं, और हमने इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराया, बॉयल किया, हीट करने पर 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे लगते हैं। सोडियम फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल बनाया। ये तो हमारी मेन रिएक्शन थी। अब अगर मैं इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म ले लूं,
और यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड से हमारा मतलब कोई भी नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो सकता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ एक मोल एल्डिहाइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। NaOH एक आयनिक कंपाउंड है जो कि OH न्यूक्लियोफाइल रखेगा। आप जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बियर करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है। चलेगा, अटैक करने के बाद ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा और टूटने पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है HCO-, यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव OH और ये हाइड्रोजन। चलेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन आप ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये स्टेप रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबिलिटी में मैं एक बात बता दूं आपको कि ज़्यादा ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में रहता है और बहुत कम ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में रहता है। इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर ये स्टेबल नहीं होता और ये दोबारा से क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ये रिपेल करता है तो ये ग्रुप बाहर आ जाता है तो फिर ये वापस लौट जाता है। चलेगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें कि मुख्य रूप से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में होता, मुश्किल से 5% 8% ये फॉरवर्ड में चलता है। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो मेरा ये कहना है कि 5% ही सही, 1 लाख में 5 ही मॉलिक्यूल सही, 10 ही मॉलिक्यूल सही मीडियम में इस फॉर्म में तो स्टैंड करेंगे। और इस फॉर्म में जब मॉलिक्यूल स्टैंड करेंगे तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का वो इसके पास से गुजरेगा। चलेगा, हाइड्रोजन इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, बड़ा ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है। लेकिन हम लोग ये पाएंगे कि 5 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल में से 2-3 तो ऐसे होंगे ही जो कि जब ये इनको प्रेशराइज करेगा, क्योंकि यह बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन प्रेशर डेवलप करेगा तो ये हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में निकलेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ये जो निकलता है वो तभी जब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, ये सॉल्वेंट में नहीं जाएगा। ये शिफ्टिंग कैसी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। बड़ा फास्ट स्टेप होता नहीं, वेरी स्लो स्टेप, जितना ये स्लो हो सकता है, वेरी स्लो स्टेप। ठीक, क्योंकि बहुत ही स्लो स्टेप है, इसीलिए रिएक्शन की अगर रेट की बात करेंगे तो इसी स्टेप पर डिसाइड होता है, जो कि एल्डिहाइड के कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल पहला और दूसरा, और एल्कली का ये हम लेकर के चलते हैं। देयरफॉर ऑर्डर शुड बी क्या आपका 3। अब जैसे ही हाइड्राइड यहां से यहां शिफ्ट करता है, ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्राइड के शिफ्ट करने पर ये हिस्सा कन्वर्ट होगा सॉल्ट में नहीं बल्कि एसिड बोलेंगे इसको, एसिड, कार्बोनिल कैरेक्टर मेंटेन करेगा, निकल गया OH, ये एसिड में, और ये इसी हाइड्राइड आयन को लेकर के कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड, ये H, ये इधर की तरफ टूटेगा तो ये कन्वर्ट हुआ एल्कोक्साइड, और हाइड्रोजन देखिएगा इस मॉलिक्यूल से आया हुआ है, यानी कैसी शिफ्टिंग है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। स्लो स्टेप है,
ये कैनिज़ारो का स्लोएस्ट स्टेप है। कैनिज़ारो में दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूक्लियोफाइल और दूसरा सबस्ट्रेट से मिलने वाला हाइड्राइड आयन। ये दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसमें हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग इंट्रामोलिकुलर होती है। हाइड्राइड आयन जो होता है इसकी शिफ्टिंग इंट्रामोलिकुलर होती है और जिस मॉलिक्यूल से निकलता है वो कौन सा प्रोडक्ट देता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और जिस पे जाकर के जुड़ता है वो कौन सा देता है, रिडक्शन प्रोडक्ट। यही समझने की थोड़ा सा जरूरत है। हमेशा वो कार्बोनिल सेंटर हाइड्राइड को निकालेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिसका कार्बोनिल कैरेक्टर ज्यादा है, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और वो सेंटर हमेशा हाइड्राइड को एक्सेप्ट करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कह लीजिए ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम है, कार्बोनिल कैरेक्टर कम है। चलेगा? तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर दो चीजें तैयार हो गई। एक एसिड और एल्कोक्साइड आयन को आप जानते हो कि बहुत तगड़ा बेस है ये। तो जब ये बहुत तगड़ा बेस है और एसिड बेस एक साथ मिलेंगे तो एसिड H आयन दे देगा और बेस उसी H आयन को ले लेगा। चलेगा? बेस उसी H आयन को ले लेगा। चलेगा? तो ये हमारा सॉल्ट बना और ये क्या बन गया, आपका एल्कोहल। एक बात और, अगर मैं कहूं कि मैं यहां मीडियम में वाटर ले लूं तो क्या वाटर से मिलने वाला H आयन यहां जुड़ रहा है? ना, बिल्कुल ना। ठीक है, ये मॉलिक्यूल से ही मॉलिक्यूल में शिफ्ट करता है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होती, बेहद स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस पर रिएक्शन की काइनेटिक्स तय होती है। बोलो भाई। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यही NaOH की जगह पे सोडियम ड्यूट्रॉक्साइड ले लेता तो एक बात याद रखना, यही ना OD जाके मॉलिक्यूल में जुड़ रहा है और बाद में अगले स्टेप में ये यहां से इसमें शिफ्ट हो रहा है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे दिखा दूं कि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOD के साथ कराया तो व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, तो एक मॉलिक्यूल जहां सॉल्ट देगा वहीं दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल देगा और अल्कोहल में यहां हाइड्रोजन नहीं आएगा। सॉरी, यहां अगर मैं ड्यूटेरियम ले रहा हूं तो यहां हाइड्रोजन नहीं आएगा बल्कि ड्यूटेरियम आएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, पर एक साथ ही साथ समस्या और भी चल रही है। समस्या ये चल रही थी कि यहां पर हाइड्राइड बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी रिलीज नहीं होता, जल्दी रिलीज नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ तो है ही है। और ये गड़बड़ हमको तब और समझ में आ जाती है जब यही हम बेस और कंसंट्रेटेड लेते हैं। तो कंसंट्रेटेड बेस के केस में एक और पैरेलल मैकेनिज्म जाती है, एक और पैरेलल मैकेनिज्म जाती है। तो उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि क्या पैरेलल मैकेनिज्म जाती है, तो बात थोड़ी और खुल करके सामने आ जाए। यही हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लें 2 मोल, कंसंट्रेटेड NaOH ले लें और ये 60 से 70% कंसंट्रेट हो, बॉयल करें तो इसका ऑर्डर 3 न होकर के 4 जाएगा और बनने वाला प्रोडक्ट हमारा अभी भी वही सॉल्ट और वही अल्कोहल होगा, लेकिन मैकेनिज्म हमारी सेकेंड ऑर्डर की न जा करके, सॉरी थर्ड ऑर्डर की न जा करके फोर्थ ऑर्डर की जाएगी। कैसे, इसको देखते हैं। पहला स्टेप तो बड़ा ही कॉमन होगा कि बेस से कंसंट्रेटेड अल्कली से मिलने वाला न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पर। ये अटैक करेगा, अटैक जब ये करेगा तो ऐसी स्थिति में ये एल्कोक्साइड आयन में बदलेगा।
क्योंकि पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर कैसा चार्ज नेगेटिव और इस पर कैसा आपका पॉजिटिव चलेगा। तो ये बना, लेकिन मीडियम में चूंकि स्ट्रॉन्ग एल्कली मौजूद है, NaOH मौजूद है, कंसंट्रेटेड NaOH मौजूद है, तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है, थोड़ी ही सही पर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये बेस इस हाइड्रोजन पे रिएक्ट करके वाटर बाहर करेगा और हमारा ये स्पीसीज बनेगा। अब ये जो स्पीसीज बनता है ये है खतरनाक वाला, क्योंकि ये दोनों ग्रुप तगड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो जब ये तगड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये तो निकलने से रहा, तो ऐसी स्थिति में अब हाइड्रोजन को ही निकलना पड़ेगा और जैसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास से गुजरेगा ये कार्बोनिल कैरेक्टर रिटेन करेंगे और ये हाइड्रोजन यहां से यहां हाइड्राइड के फॉर्म में शिफ्ट होगा। बहुत रेयर देखने को मिलता है दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्राइड की शिफ्टिंग, और वो केवल कैनिजारों में देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर आप देखें कि जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अब वो एल्कली के कंसंट्रेशन को दो जगह इस्तेमाल कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूट्रलाइजेशन। इसीलिए जब हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आएंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आएंगे -dCA/dt रेट ऑफ रिएक्शन, रेटला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट इनटू एल्डिहाइड का कंसंट्रेशन की पावर 2 और बेस के कंसंट्रेशन की पावर 2। तो ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो 4 आएगा यहां पर। अब जब ये हाइड्राइड आयन दे देगा तो देने के बाद आप अगर ध्यान से देखो तो हाइड्राइड आयन देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोक्साइड में, और ये हाइड्राइड आयन लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोक्साइड में, क्योंकि जैसे ही हाइड्राइड इधर आएगा बॉन्ड इधर टूटेगा। ये जो एल्कोक्साइड है अब सॉल्वेंट में मौजूद वाटर से H आयन ले करके अल्कोहल में क्या करेगा, आपका बदल जाएगा। बोलो बाल को। तो ये दो मैकेनिज्म जाती हैं, लो कंसंट्रेशन पर थर्ड ऑर्डर का और हाई एल्कली के कंसंट्रेशन पर फोर्थ ऑर्डर फॉलो करता है। चल जाएगा, दिमाग में रहेगा, कोई दिक्कत? बोलो भाई। आते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, आप लोग पहले अपने पेन और पेपर के थ्रू नोट कर लीजिए और थोड़ा सा दिमाग में हल्का हल्का प्रोडक्ट एस्टिमेट कर लीजिए कि क्या होगा और क्यों होगा। चलेगा? बोलो भाई, क्या होगा और क्यों होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने एक बार ये अपने दिमाग में बैठा दिया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। जो सबसे पहला वाला है, सबसे पहला वाला आप अगर ध्यान से देखो तो ये सिमेट्रिकल है बेटा। सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल सेंटर पे दिखाई पड़ रही है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का। चलेगा? सॉरी, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, या आप कह सकते हैं इंटरनल कैनिजार होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है तो किसी एक पार्ट को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए और किसी एक पार्ट को आप रिड्यूस कर दीजिए। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है, तो मोर रिएक्टिव सेंटर को लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर को मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल सेंटर वाले को ऑक्सीडाइज करिएगा और दूसरे वाले को फिर क्या करेंगे, आपका रिड्यूस करेंगे। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा झाम नहीं था, इसलिए एक पोर्शन को ऑक्सीडाइज और उसी पोर्शन को हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। चलेगा? लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें समझने वाली भी बात है, क्योंकि ये यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में आप देखो तो ये ऑर्थो है और ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। मेथॉक्सी ग्रुप ऑर्थो पर -I + R के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाएगा।
रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ सीधे जाएगा, और मेटा के लिए तो आप जानते हो कि रेजोनेंस काम नहीं करता, तो यहाँ इसका आई इफेक्ट आएगा। कहने का मतलब ये सेंटर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और ये सेंटर जो है कार्बोनिल सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो रिडक्शन शो करता है, आर फॉर रिडक्शन, रिडक्शन शो करता है, कहने के लिए है, ऐसा कुछ है नहीं। और जो डेफिशिएंट सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पे कमी होती है, वो क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन। ये जनरल डेफिनेशन भी है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रोनेशन, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ही होगी, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन जहां रिच होगा, इलेक्ट्रोनेशन होगा, वो सेंटर क्या है आपका, रिडक्शन है। तो ये रिडक्शन की तरफ जाता है, ये ऑक्सीडेशन की तरफ जाता है। तो प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान काम। अब तो कुछ नहीं करना है भाई, सीधे इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए एल्डिहाइड को, चलेगा। और इस वाले को क्या करिए आप, रिड्यूस कर दीजिए, चल जाएगा कि नहीं। चलिए, जब ये दोनों बातें आपकी हो गई तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर तीसरे वाले। तीसरा वाला भी इंटरनल कैनिजारो का एग्जाम्पल है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स का एग्जाम्पल है। तो भाई यहाँ पर चूंकि दोनों एक जैसे सेंटर हैं, सिमेट्रिकल सेंटर हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, यहाँ पर सेम है, तो किसी एक को ऑक्सीडाइज कर दीजिए और दूसरे को आप रिड्यूस कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी एक को ऑक्सीडाइज और दूसरे को रिड्यूस, मामला इसमें बिगड़ेगा, क्योंकि है तो ये भी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन या इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, लेकिन दोनों सेंटर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है। ये अल्फा है और ये बीटा है, और आपने पढ़ रखा होगा जीओसी में कि नैफ्थलीन के केस में अल्फा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ज्यादा होती है और बीटा पर क्या होती है, कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो ये रिड्यूस प्रोडक्ट देगा, और डेंसिटी अगर कम होगी तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या करेगा, आपका देगा, चलेगा। तो हम यहाँ पर अगर बनाएं तो हमारा इस तरीके का व्यवस्था बनेगा, हमारा ये व्यवस्था बनेगा, चलेगा। इसी तरीके से अगर हम फर्फ्यूरल वाले पर आए, इस पर आए, तो ये क्रॉस कैनिजारो है, और क्रॉस कैनिजारो में मैंने एक पॉइंट लगभग रटा भी दिया था कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देगा। या क्रॉस में भी वही कंसेप्ट फॉलो होता है कि मोर रिएक्टिव जो है किसमें कन्वर्ट होता है, मोर रिएक्टिव सॉल्ट में, और लेस रिएक्टिव जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगर NaOH लेकर के चल रहे हैं तो फॉर्मेट और फर्फ्यूरल वाला जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ऐसे। बोलो भाई, कर लोगे। आते हैं हम लोग इधर ये 5वीं और 7वीं रिएक्शंस पर। ये तो इंटरनल कैनिजारो है, तो इंटरनल कैनिजारो में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बोनिल सेंटर की सेम है या अलग अलग? तो जरा ध्यान से देखो, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वीक माइनस आई और स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इफेक्ट से। ये इसकी मेटा पोजीशन पर और ये इसकी पैरा पोजीशन पर। तो ध्यान से देखो, पैरा पर रेजोनेंस काम करेगा और करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, यानी ये कैसा सेंटर हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच। जबकि मेटा पर आर काम ही नहीं करता, आई काम करेगा, तो ये कैसा सेंटर हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जैसे ही ये बात तुम तय कर ले रहे हो, वैसे ही तुम्हारा प्रोडक्ट भी डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये कन्वर्ट होगा सॉल्ट में, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में।
चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं सातवीं रिएक्शन की बात करूं तो सातवीं क्रॉस कैनिज़ारो है। इसमें देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड रहे तो आंख बंद करके उसको सॉल्ट में बदल दो कैनिज़ारो में, मोस्ट एक्टिव एल्डिहाइड होता है। दूसरा वाला पोर्शन जो है अल्कोहल में बदल जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत? चलिए कुछ एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो चलिए बालकों, आप लोग इन क्वेश्चन को जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है सॉल्व करिए। डर तो नहीं लग रहा लल्ला? हैं, डरिए मत। बना 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 लो एक बार, तब हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने तो पहले भी कहा था यत्र यत्र ऑर्गेनिक तत्र तत्र भोकालम, जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक है वहाँ वहाँ भोकाल है। तो क्या भोकाल में आ जाएंगे या कंसेप्ट पकड़ के चलेंगे? चलिए, कुछ तो इमेज बना ही ली होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब भाई हमने आपके सामने ये कंपाउंड दिया और मैंने कहा कि भाई ये रिएक्शन कराइए, आप इस रिएक्शन को कराइए। तो एक बात बताओ, क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन है? बोलो भाई। तो यहाँ अल्फा पोजीशन पर देखिए हाइड्रोजन मौजूद है, तो कभी भौकाल में मत आ जाना, कैनिज़ारो ये नहीं देगा। ठीक है, देगा भी तो कौन सा? एल्डोल वाला दे देगा, ना कि कैनिज़ारो ये देगा। एक बात। अब सेकंड वाले मॉलिक्यूल पर है, झटकेदार था क्वेश्चन। सेकंड वाले पर आप आइए, तो सेकंड वाले में ये इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो है, लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है, दो नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड तो हैं, लेकिन इनके रिएक्टिव सेंटर अलग अलग हैं। OH अल्कलाइन मीडियम में O- स्यूडो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, चलेगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है ऑर्थो पर, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, तो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा? रिडक्शन का। उसकी तुलना में मेटा वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, कौन सा प्रोडक्ट देगा? ऑक्सीडेशन का। तो सीधे इसका आंसर लिख लो, सीधे इसका आंसर लिख लो भाई। ये OH है, अल्कलाइन मीडियम में O- की शक्ल में टिकेगा, और ये रिडक्शन प्रोडक्ट देगा तो अल्कोहल, और ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा तो सॉल्ट। चल जाएगा? बोलो भाई, कर लोगे? अब तीसरे मॉलिक्यूल पर आते हैं। तो तीसरा मॉलिक्यूल क्रॉस कैनिज़ारो का एग्जांपल है। यहां आपको तय करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। तो ये कार्बोनिल सेंटर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखे, ध्यान से देखिए। ठीक है, 1 2 3 और जो हाइड्रोजन एक हो भी, ये पाई भी जाएगी, वो भी ब्रिज हाइड्रोजन होती है, और ब्रिज हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करती। तो फिलहाल ये कार्बोनिल ग्रुप रहा, ये लेस रिएक्टिव होगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। कौन से इफेक्ट से? -I+R। लेकिन अल्कलाइन मीडियम में ये +I+R शो करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल के O- स्यूडो आयन। तो ऐसी स्थिति में आप इसको अल्कोहल में बदलिए, और ये तो अल्कोक्साइड आयन रहेगा, जबकि ये वाला पोर्शन एज सच सॉल्ट में बदल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे यूं फिर ऐसे, ये यहाँ पर सॉल्ट में बदल जाएगा, चलेगा? बोलो भाई। चौथे वाले पर आते हैं। चौथा वाला भी बहुत अच्छा एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो का, इंटरनल कैनिज़ारो का। ये -I+R शो करता है, और ये जो होता है -I-R शो करता है। तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, और जबकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हुआ तो इसका रिडक्शन, और इस सेंटर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो
तो प्रोडक्ट लिखने में हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रिडक्शन प्रोडक्ट लिख दो OH और यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिख लो दैट इज सॉल्ट। बोलो भाई, चल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पांचवें वाले पर आते हैं, फिफ्थ पर आते हैं, तो फिफ्थ भी इंटरनल कैनिजारो का एग्जाम्पल है। यहां पर ये मेथिल ग्रुप है, ऑर्थो, मेटा और ये पैरा पोजीशन। CCl3 ग्रुप है, गिन लो भाई, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। ठीक, तो मेथिल का जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाएगा, याद रहे, इलेक्ट्रॉन रिच, और CCl3 का माइनस आई और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये ऑक्सीडेशन और ये क्या देगा, रिडक्शन। व्यवस्था कुछ यूं बनेगी, ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा सॉल्ट के रूप में और ये रिडक्शन प्रोडक्ट देगा अल्कोहल के रूप में। बाकी के ग्रुप एज सच आपके पड़े रहेंगे। बोलो भाई, कर सकते हो कि नहीं? तो मैं आपको बताऊं, ऐसे प्रॉब्लम्स का कोई अंत नहीं है। आपको बस केवल अटेंटिव रहना है और कंसेप्टों को ध्यान रखते हुए चीज़ों को क्या करना है, आपका तेजी से चलाना है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर वो दिमाग में है और रख करके आप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, एक आखिरी बात इसमें मैं आपको बता दूं कि क्रॉस कैनिजारो के केस में अगर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड ले लिया गया तो ऐसी स्थिति में पहले वो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड को नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिटल और कीटल में बदला जाएगा और फिर वो कैनिजारो देता है। एक एक्सेप्शन मान लीजिए इस चीज को, एक्सेप्शन ऑफ क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड है और मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कैनिजारो करवा रहा हूं। ठीक है, कंसंट्रेट एल्कली के साथ ट्रीटमेंट दिया तो ये डायरेक्ट कैनिजारो नहीं हो जाएगा, ये डायरेक्ट कैनिजारो नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले ये एल्डोल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है CH3CH2OH ये, और अब ये इस पोर्शन के साथ कैनिजारो देता है, ये कैनिजारो देता है, चलेगा? तो ये जो कैनिजारो देता है इसमें ये पोर्शन सॉल्ट में जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन जो आपका है ये अल्कोहल में जाता है। तो अगर कभी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है तो वो नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड से किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डोल या कीटोल में, एल्डोल में कन्वर्ट होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में ये, और तब ये फिर नॉन अल्फा हाइड्रोजन हो करके ये क्या देता है, आपका कैनिजारो देगा। तब ये कैनिजारो देता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और अगर आप इतना जान रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसके बाहर सवाल नहीं आ सकता। अब अगर आपको कुछ करने की जरूरत है तो इत्मीनान से एक बार इस लेक्चर को पूरा फिर से रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार कर लीजिए और उसके बाद उठाइए एक्सरसाइज। चाहे जहां का क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन हो, आप हमारे इन कंसेप्ट को ध्यान रख करके बनाइए, क्वेश्चन रुक ही नहीं सकता। चलेगा? तो आज इतना ही रखते हैं बात को।
अगर आपको हमारे लेक्चर पकड़ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो भैया इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिख करके भेजो, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को लिख करके भेजेंगे, अपने सजेशंस को बताएंगे। अगर किस तरीके की कोई कमी है तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब इस कोरोना की पेंडेमिक की कंडीशन में हम लोग घर में हैं, अपनी रैंक को इम्प्रूव कर रहे हैं, लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल मत डरिए और टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।